आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स में तो कई बार पूछा गया है, साथ ही जीएस का जो थर्ड पेपर होता है उसमें भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अभी हम ये टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनसे सोयाबीन एमएसपी पे 13 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो एमएसपी पे किसानों से उनकी उपज को खरीदती है, और महाराष्ट्र के किसान जो है वो सोयाबीन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के किसानों से 13 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन को एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाएगा। प्रोक्योर किया जाएगा मतलब कि खरीदा जाएगा। अब तो एक चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सोयाबीन क्या होता है, वो किस तरह की क्रॉप है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सोयाबीन जो होती है वो एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो जून जुलाई में उसकी बुआई होती है और उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई जो है वो अक्टूबर में होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है या कौन सा राबी क्रॉप है या कौन सा जायद क्रॉप है। तो सोयाबीन इज़ ए खरीफ क्रॉप। सोयाबीन का यूज़ क्या होता है? सोयाबीन खाने के लिए भी यूज़ होता है, प्लस सोयाबीन से ऑयल एक्सट्रैक्शन भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एमएसपी क्या होती है। तो एमएसपी सिंपल सा ऐसे समझिए, एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। एंड व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन, व्हेन देयर इज शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज कवर्ड अंडर एमएसपी। मतलब यह एक सरकारी हस्तक्षेप होता है या बाजार में सरकार द्वारा एक हस्तक्षेप होता है, जिससे सरकार क्या करती है, अगर किसी कृषि उपज का मूल्य बहुत ज़्यादा बाजार में गिर जाता है तो उस एमएसपी के मूल्य पे सरकार किसानों से उस उपज को खरीद लेती है। वही एमएसपी होता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे गवर्नमेंट ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया कि एमएसपी, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, आप इसको लिटरल मत समझिएगा। एग्जांपल में हमने मान लेते हैं कि सोयाबीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि सोयाबीन के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एमएसपी जो है इसका 100 रुपये पर केजी होगा। क्लियर है? अब अगर मार्केट में ये सोयाबीन 100 रुपये पर केजी से कम में मिलने लगे, मार्केट में सोयाबीन 100 रुपये पर केजी से कम में मिलने लगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में अगर कम मिलेगा तो गवर्नमेंट किसानों से 100 रुपये पर केजी पे खुद ही खरीद लेती है। यही एमएसपी का कॉन्सेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने जो एमएसपी अनाउंस किया है उससे कम मूल्य पे बाजार में अगर कोई प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकता है तो सरकार खुद ही उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर कर लेती है या खरीद लेती है। अब हम आ जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ज़रूरत थी एमएसपी लाने की। तो सबसे पहला जो एमएसपी का ऑब्जेक्टिव है वो है कि किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जाए। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझिए आप। पहला ऑब्जेक्टिव है किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जाए या प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, जब भी किसान कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर देते हैं, कोई भी कृषि उपज वो उत्पादित करते हैं, तो अचानक से मार्केट में उस प्रोड्यूस का सप्लाई बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए टोमेटो है या अनियन है। अब अनियन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अचानक से मार्केट में अनियन का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन डिमांड तो वही रहती है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डिमांड कम होने लगे तो इससे क्या होता है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो फॉल होने लगता है या गिरने लगता है। अब कभी कभी इतना ज़्यादा वो गिर जाता है कि किसानों को उनका लागत या कॉस्ट भी निकल के नहीं आता है। जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किसानों ने अपना पूरा टमाटर सड़क पे फेंक दिया या अपना पूरा प्याज सड़क पे फेंक दिया। तो उसका रीज़न क्या होता है कि किसान ने जो लागत लगा के टमाटर या प्याज का उत्पादन किया है उससे भी कम रेट पर मार्केट में उनको वो सेल होने पे मजबूर होना पड़ता है। तो एमएसपी से सरकार क्या करती है, किसानों को उसी डिस्ट्रेस सेल से बचाती है कि किसान मजबूर होकर अपनी लागत से कम दाम पे वो उपज मार्केट में ना बेचें, इसलिए सरकार खुद ही खरीद लेती है। अब इससे क्या होगा, किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाता है अपने उत्पाद के लिए। रिम्यूनरेटिव प्राइस का मतलब होता है लाभकारी मूल्य, जिससे कि किसानों को कुछ लाभ हो। तो एमएसपी का एक पर्पज़ ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके लिए किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले। नेक्स्ट क्या है,
एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि जब एमएसपी पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तो किसानों का प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट होगा तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग से वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है फूड सिक्योरिटी। अब ये एमएसपी से फूड सिक्योरिटी कैसे होती है वो जानने से पहले फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा क्या होता है वो समझिए। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। मतलब सभी निवासियों के लिए या सभी लोगों के लिए हर समय खाद्यान्नों की उपलब्धता, खाद्यान्नों को खरीदने की सामर्थ्यता एवं उसकी अभिगम्यता, इसको खाद्य सुरक्षा बोला जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। तो हम देखते हैं कि पहला कंपोनेंट फूड सिक्योरिटी में क्या हो जाता है, वो है अवेलेबिलिटी। मतलब कि उत्पादन होना चाहिए तभी खाद्य सुरक्षा होगी। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अवेलेबिलिटी है तो फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पीछे रैंक नहीं होता, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बट अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है, तभी तो आप अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पे काम करेंगे। तो अवेलेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि किसान उसका उत्पादन करे। अब किसान को अगर अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा, इफ फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट द रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हाई वुड फार्मर प्रोड्यूस देन? तो गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है तो ये अवेलेबिलिटी वाला कंपोनेंट एड्रेस हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये एमएसपी का अनाउंसमेंट कौन करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। यहाँ पे भी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एमएसपी का जो रिकमेंडेशन या डिटर्मिनेशन है वो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आप ध्यान रखिए। इसका काम क्या है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन करती है, ये फाइनल डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट नहीं करती है। मतलब क्या है, ये पहले डिटरमाइन करेगी कि कितना होना चाहिए, वो डिटरमाइन कर लेती है एमएसपी को। तो एमएसपी जब डिटरमाइन हो जाता है फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि ये इस क्रॉप का एमएसपी इतना होना चाहिए। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एमएसपी को डिटरमाइन करना, फिर रिकमेंड करना गवर्नमेंट को कि एमएसपी इतना होना चाहिए। बट ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है या डिक्लेरेशन होता है एमएसपी का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो करती है। तो एग्जाम में आप बहुत केयरफुल रहिएगा। इफ दे आर आस्किंग कि हु रिकमेंड द एमएसपी, देन इट इज CACP, एंड इफ दे आर आस्किंग कि हु फाइनली डिक्लेयर और अनाउंस द MSP, then it is कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि कितने क्रॉप्स को कवर किया जाता है एमएसपी में। तो एमएसपी में अगर हम लोग शुगर केन भी मिला लें, गन्ने को मिला लें, तो टोटल 23 क्रॉप्स के लिए हमें एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। अब उन टोटल 3 क्रॉप्स में आपको पूरा याद नहीं रखना है कि कौन कौन से क्रॉप हैं, ये आप इस तरह से याद रख लीजिए कि उसमें सीरियल्स भी हैं। सीरियल मतलब जिसको हम लोग अनाज बोलते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ये सीरियल भी है। इसमें पल्सेस मतलब दाल भी हैं, जैसे अरहर की दाल वो भी इसमें कवर होती है, चने की दाल वो भी इसमें कवर होती है। तो अरहर हुआ, चना हुआ, वो भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा ऑयल सीड्स भी हैं। ऑयल सीड मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सरसों का तेल, तो सरसों भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा बच्चों को ये लगता है कि कॉमर्शियल क्रॉप इसमें कवर नहीं होता है, इसमें वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसमें कॉमर्शियल क्रॉप भी कवर होता है, जैसे कॉटन है, कॉटन के लिए भी एमएसपी होता है, जूट के लिए भी एमएसपी होता है। गन्ने का आप लोग ये ध्यान रखिएगा, गन्ने की जो एमएसपी होती है उसको FRP बोला जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। शुगर केन के लिए जो एमएसपी होती है वही उसका नाम है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का भी कॉन्सेप्ट वही है कि इसका रिकमेंडेशन कौन करता है, इसका रिकमेंडेशन CACP करती है, अनाउंसमेंट कौन करता है, फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसका अनाउंसमेंट करती है। क्लियर है? तो गन्ने को भी एमएसपी में ही लिया जाता है, बस उसका नाम अलग है। जूट के लिए भी है, कॉटन के लिए भी है। तो एमएसपी मतलब सीरियल्स के लिए भी है, पल्सेस के लिए भी है, ऑयल सीड्स के लिए भी है, कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी है। ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को लिया जाता है,
कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के CACP इसको डिटरमाइन करती है, उसको कैलकुलेट करती है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा और आपको एलिमिनेट करने को आ सकता है कि इसमें से कौन सा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले MSP कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दोनों कॉस्ट होता है, पेड आउट कॉस्ट भी होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी होता है। पेड आउट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मली डायरेक्ट काइंड या कैश में पे करते हैं, मतलब या तो वो कोई कैश में पे करेंगे या तो किसी वस्तु के रूप में उसका पेमेंट करते हैं। और इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैमिली लेबर, जैसे घर के ही कुछ लोग खेती करते हैं तो उनको मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन कॉस्ट तो लगेगा ना अगर कोई और आके उस पर काम करता। तो इसमें पेड आउट कॉस्ट भी होता है और इम्प्यूटेड कॉस्ट जैसे फैमिली लेबर, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, सप्लाई डिमांड सिचुएशन देखी जाती है मार्केट में, मतलब कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड कैसी है वो भी देखा जाता है। नेक्स्ट है प्राइस ट्रेंड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, घरेलू बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस ट्रेंड भी देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से MSP को कम ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। देन इंटर क्रॉप पैरिटी भी देखा जाता है। इंटर क्रॉप पैरिटी का मतलब क्या होता है कि बैलेंस कर दिया जाए क्रॉप्स के प्राइस को, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा MSP है और कुछ क्रॉप्स है जिसकी MSP बहुत कम है। इसी को इंटर क्रॉप पैरिटी बोला जाता है, ताकि क्रॉप्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ताकि हर तरह का क्रॉप्स किसान ग्रो करे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जिसकी MSP बहुत ज़्यादा है वही ग्रो करता रहेगा, जिसकी कम है उसको ग्रो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फार्मर्स इनपुट आउटपुट, फार्मर का कितना इनपुट लग रहा है उसमें कितना आउटपुट आता है, इसको भी मेजर करते टाइम पे कंसिडर किया जाता है। और लास्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करके MSP को डिक्लेरेशन, MSP का रिकमेंडेशन CACP करती है, फिर फाइनली गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देती है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कॉस्ट जो होती है, यहाँ से बहुत ध्यान से आप समझिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये समझ में नहीं आता है कि कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि इसमें 3 तरह का कॉस्ट है, एक है A2 कॉस्ट, एक है A2 प्लस FL कॉस्ट और एक है C2 कॉस्ट। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि A2 प्लस FL और C2 कॉस्ट, MSP कैलकुलेट करते टाइम पे 3 तरह की कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL कॉस्ट और C2 कॉस्ट। अब ध्यान से आप समझिएगा कि ये होता क्या है। A2 कॉस्ट में क्या होता है, ऑल पेड आउट कॉस्ट जो डायरेक्टली फार्मर पे करता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब फार्मर ने जो भी डायरेक्टली पे किया होगा वो सारी कॉस्ट आती है A2 कॉस्ट में। क्या पे किया होगा, सीड खरीदते टाइम, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या लेबर अगर हायर किया होगा तो उसको पे किया होगा, या लैंड अगर लीज पे लिया होगा तो उसको पे किया होगा, कोई फ्यूल यूज किया होगा या इरिगेशन, इन सब के लिए जो पेमेंट फार्मर डायरेक्टली पे कर देता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में हो या काइंड में हो। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, वो सीड खरीदेगा तब पे करेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा तब पे करेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा तब पे करेगा, या अगर लेबर हायर कर रहा है तब भी पे करेगा, लैंड लीज पे ले रहा है तब भी उसका रेंट जाएगा, फ्यूल है या इरिगेशन है। तो ये सब चीज़ें जो कॉस्ट डायरेक्टली पे करता है वो A2 में आता है। अब A2 प्लस FL क्या है, FL मतलब फैमिली लेबर, जैसे मान लीजिए किसान की फैमिली के ही कुछ लोग काम करते हैं खेतों में। अभी देखिए, लेबर अगर वो हायर करता तो वो A2 कॉस्ट में जाता। अब मान लीजिए कि किसान की फैमिली के लोग ही उसके खेत में काम कर रहे हैं, लेबर हायर नहीं हुआ है, मतलब क्या है, अनपेड फैमिली लेबर है वो। तो A2 में अगर अनपेड फैमिली लेबर की वैल्यू ऐड कर दिया जाए तो वो A2 प्लस FL हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब C2 क्या है, C2 जो होती है A2 प्लस FL तो रहेगा ही, A2 प्लस FL के अलावा ये उन कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है जिस पे किसान ने कहीं पे रेंट दिया हो या रेंट देता उस पे, या अगर उसने लैंड जो ओन किया है तो लैंड अगर ओन ना किया होता तो लीज पे लेता तो उसका रेंट जाता या उसका इंटरेस्ट जाता, या उसका जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट है। अब फिक्स्ड कैपिटल एसेट मतलब क्या हो, जैसे किसी किसान के पास मान लो ट्रैक्टर है या किसी किसान के पास मान लो प्लविंग मशीन है, जुताई का कोई सामान है, वो उसका फिक्स्ड कैपिटल एसेट है, वो हर बार वो जाता मार्केट से लेने या खरीदने तो उसका कॉस्ट लगता।
तो C2 में क्या क्या लगता है, C2 में A2 प्लस FL ये वाली पूरी कॉस्ट तो रहेगी ही। इसके अलावा क्या होता है, अगर फार्मर ने कहीं पे लैंड ओन किया है, लीज किया है, तो उस पे कितना वो रेंट देता है, उस रेंट को भी कैलकुलेट किया जाता है। प्लस अगर उसके पास कोई फिक्स्ड एसेट है तो वो भी उस पे क्या कॉस्ट आती है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो A2 प्लस FL के अलावा अगर फार्मर की कोई रेंटल कॉस्ट है या फार्मर कहीं पे कोई इंटरेस्ट पे करता है ना, जैसे कोई चीज किराए पे लेता तो उसका इंटरेस्ट जाता, कोई चीज ब्याज पे लेता तो उसका इंटरेस्ट जाता, तो रेंटल प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट अगर और ऐड कर दिया जाए A2 प्लस FL में तो वो C2 हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसान क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही है। पूरा जो MSP को लेके किसान जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा कि किसान क्यों MSP को लेके इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न यहाँ से आप समझिएगा। देखिए CSCP जो रिकमेंडेशन देती है वो A2 प्लस FL फार्मूले पे देती है, मतलब वो ये C2 वाला कॉस्ट नहीं ऐड करती है। CSCP C2 वाले कॉस्ट में क्या आता है, जो रेंट और इंटरेस्ट वाला कॉस्ट है वो नहीं आता है। क्लियर है। अब किसान क्या डिमांड कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें C2 का 1.5 टाइम चाहिए MSP में, और यही स्वामीनाथन कमेटी का भी रिकमेंडेशन था, MS स्वामीनाथन। तो पहला जो पॉइंट है जो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है वो ये कॉस्ट को लेके है। CSCP कॉस्ट जो दे रही है वो A2 प्लस FL पे कैलकुलेट करके देती है। MS स्वामीनाथन ने क्या बोला था कि C2 का 1.5 टाइम जो है गवर्नमेंट को MSP देना चाहिए। तो फार्मर वही डिमांड कर रहे हैं जो MS स्वामीनाथन जी ने बोला था कि C2 का 1.5 टाइम दे दिया जाए, जिससे कि फार्मर्स को उनके प्राइस का रेम्यूनरेटिव, उनके प्रोड्यूस का रेम्यूनरेटिव प्राइस या लाभकारी मूल्य मिल सके। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि MSP जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है, डिक्लेयर कर देती है कि इस क्रॉप का MSP इतना रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो उस पर खरीदेगी या प्रोक्योर करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वीट का MSP जो है वो 2000 रुपये कुंटल है, अब ये गवर्नमेंट को बाध्यकारी नहीं बनाता है कि गवर्नमेंट खरीदेगी ही। ये किसान बोलते हैं कि इस पे हमें गारंटी चाहिए, इस पे एक्ट बना दो कि लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए। सिंपल सा ऐसे समझिए कि MSP जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, बस गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देती है कि हम इतना सपोर्ट कर देंगे, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं खरीदेगी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई एक्ट नहीं बनाया गया है कि MSP लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए। तो ये दो पॉइंट है, एक तो कॉस्ट को लेके है, फार्मर क्या बोल रहे हैं कि MS स्वामीनाथन जी ने C2 का 1.5 टाइम्स बोला था तो वो दे दिया जाए और MSP को लीगली इन्फोर्सेबल बना दिया जाए, और गवर्नमेंट इन दोनों को मानने को अभी तैयार नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न है वो यही मेन दो रीज़न है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MSP क्यों देना चाहिए, MSP का सिग्निफिकेंस क्या है या MSP का महत्व क्या है। तो सबसे पहला MSP का जो महत्व है वो है प्राइस एश्योरेंस। किसानों को उनके उपज का एक एश्योरेंस मिल जाता है कि फार्मर्स उसके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए उचित मूल्य पे सरकार को बेच के लाभ कमा पाएंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि प्राइस एश्योरेंस मिल जाता है फार्मर्स को कि उनको उनके उत्पाद का एक उचित मूल्य मिल जाएगा। उचित मूल्य का मतलब लाभकारी मूल्य या रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाएगा। इससे क्या होगा, उनको जो शोषण किया जाता है किसानों का वो शोषण कम होगा। बिचौलिए जो कम दाम में आके खरीद लेते हैं फिर मार्केट में ले जाके महंगे दाम में बेचते हैं, ये चीज़ MSP से कम हो जाएगी। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था फूड सिक्योरिटी में। फूड सिक्योरिटी में कैसे कि गवर्नमेंट MSP पे खरीद लेती है फिर बफर स्टॉक मेंटेन करती है। बफर स्टॉक भी पूरा एक टॉपिक है, ये हम भी कभी किसी दिन कवर करेंगे। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी यानी जब उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार क्या करती है, मार्केट में रिलीज़ कर देती है, लेकिन जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो खरीद के रख लेती है। जैसे किसी साल उत्पादन ज़्यादा हो गया तो सरकार उसको खरीद के अपने पास रख लेती है बफर स्टॉक में। अब जिस साल उत्पादन कम होता है उस साल मार्केट में रिलीज़ कर देती है। तो इससे क्या होता है, फूड ग्रेन्स का जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डर होता है वो मैनेज हो जाता है
प्राइस स्टेबल हो जाता है और हर समय खाद्यान्न भी उपलब्ध रहता है, फूड सिक्योरिटी भी हो जाती है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सब्सिडाइज्ड दर पे लोगों को सरकार जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, फूड ग्रेन उपलब्ध करवाती है, जैसे राइस, व्हीट, ये सब सब्सिडी वाले दर पे उपलब्ध करवा देती है। तो उपलब्ध करवाने के लिए पहले उपलब्धता भी तो होनी चाहिए। तो एमएसपी से जब किसान उसका उत्पादन करेगा तब उपलब्ध होगा, सरकार उसको खरीद के बफर स्टॉक में रखेगी, पीडीएस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो फूड सिक्योरिटी रहेगी हमेशा। अगला क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। कैसे स्टेबिलिटी रहेगी, किसानों का इनकम जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जैसे मान लो सरकार एमएसपी अनाउंस कर देती है तो किसानों को आइडिया रहता है कि हाँ इतना हम अगर प्रोड्यूस करते हैं, अगर इसको इतने एमएसपी पे बेच दिया जाए तो हमें इतना प्राइस मिल जाएगा। इससे क्या होगा, फिर रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि किसानों के पास पैसा बचेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो कुछ खरीदेंगे तो एग्रीकल्चर एरिया में और भी चीज़ें डेवलप होंगी। क्लियर है। और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि सरकार खरीद के बफर स्टॉक में रखे रहेगी, अगर मार्केट में स्कार्सिटी हो गई तो मार्केट में रिलीज कर देती है सब्सिडाइज रेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंसेंटिव फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अगर सरकार अलग अलग क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर करे और एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कर ले, खरीद ले, तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है या फसलों का विविधता होता है। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाएंगे किसान, अगर अलग अलग फसलों के लिए सरकार एमएसपी पे अनाउंसमेंट करके खरीद ले। इससे क्या होता है, इससे क्रॉप रोटेशन हो सकता है। नहीं तो क्या होगा कि फार्मर्स एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करते रहेंगे, इससे भी समस्या आती है। तो एमएसपी, मान लीजिए सरकार अगर अभी पल्सेस के लिए भी एमएसपी देती है, दलहन वाली फसलों के लिए भी एमएसपी देती है, अब इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे राइस और व्हीट है, उस पे जो हमारी निर्भरता है वो बहुत कम हो जाएगी। इससे कई और फायदे होंगे जो एनवायरनमेंट को भी फायदा पहुंचाएंगे। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे राइस और व्हीट है, अगर किसान, सरकार क्या करे कि एमएसपी पे सिर्फ राइस और व्हीट खरीद के बेचे, तो किसान सिर्फ राइस और व्हीट उगाएगा। और ये दोनों क्रॉप जो हैं ये वाटर इंटेंसिव हैं, मतलब कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक तो हमारा ग्राउंड लेवल, वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला जाएगा, भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, तो वाटर की समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर सिर्फ राइस व्हीट उगाए। दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पल्सेस होते हैं, यानी जो दलहन वाली फसलें होती हैं, उनके जड़ों में या रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। माइकोराइजा वो सिर्फ दाल वाली फसलों में पाया जाता है, और नाइट्रोजन जब फिक्स होता है सॉइल में तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो अगर सरकार एमएसपी के थ्रू राइस व्हीट के अलावा पल्सेस भी प्रोक्योर कर ले, खरीदना शुरू कर दे, तो किसान राइस व्हीट तो उगाएंगे, साथ में दाल भी उगाएंगे। दाल उगाएंगे तो क्रॉप रोटेशन होगा। दाल में जो फसलों के जड़ में माइकोराइजा होता है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और वाटर लेवल भी बैलेंस रहेगा। एमएसपी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा नहीं कि एमएसपी में सब कुछ अच्छा ही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो एमएसपी के कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो एमएसपी का चैलेंज होता है वो ये है कि कैसे उन फार्मर्स को एमएसपी का फ़ायदा पहुंचाया जाए जो सच में उसकी ज़रूरत रखते हैं। अब जैसे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया कि सिर्फ 6% फार्मर्स ऐसे हैं जो एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं। सोचिए, इंडिया में सिर्फ 6% फार्मर्स हैं जो एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं, वो भी बड़े किसान हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, 85% फार्मर्स इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और फ़ायदा कौन उठा रहा है, 6% जो बड़े किसान हैं। स्पेशली कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है या वेस्टर्न यूपी है, जहाँ पे किसान बहुत बड़े बड़े किसान हैं, वो एमएसपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड है, उनको एमएसपी का बेनिफिट ही नहीं मिल पाता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी, प्रोक्योरमेंट इशू। प्रोक्योरमेंट इशू में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज़्यादातर अनाउंस तो 23 फसलों के लिए करती है, लेकिन जब प्रोक्योरमेंट या खरीदने की बारी आती है एमएसपी पे, तो सरकार सिर्फ व्हीट और राइस खरीद लेती है। अब इससे क्या हो सकता है, इससे वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि किसान सिर्फ व्हीट और राइस उगाएगा, वो दाल वाली फसलें उगाएगा नहीं। तो माइक्रोराइजा रूट्स में होता है दाल वाली फसलों के, नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगेगी। और प्रॉब्लम मार्केट डिस्टॉर्शन। मार्केट डिस्टॉर्शन मतलब क्या हुआ कि किसान अभी क्या कर रहा है, सर्टेन क्रॉप्स जैसे राइस और व्हीट का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ बफर स्टॉक में जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उससे 5 गुना हमारे पास रखा हुआ है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि हमें ऑयल सीड बाहर से मंगाना पड़ता है, तेल हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑयल सीड्स वाली पल्सेस, ऑयल सीड वाले क्रॉप्स को एमएसपी पे खरीदती ही नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रोक्योरमेंट में बहुत बड़ा इशू है ये, कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट तो तेज का कर देती है, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो सिर्फ व्हीट और राइस को खरीदती है, फिर बाद में हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ये बड़ा इशू है मार्केट डिस्टॉर्शन, और ये अनसस्टेनेबल भी है। अनसस्टेनेबल कैसे है, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगेगी। और एक इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। एमएसपी गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होना चाहिए वो एमएसपी पे खर्च हो रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है, तो ये एमएसपी हमेशा सरकार को देते रहना पड़ेगा। अगर सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर दे तो हो सकता है धीरे धीरे किसानों को एमएसपी ना ही देना पड़े, क्योंकि फिर किसानों का जो लागत है, कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है, एमएसपी देती रहती है, उसका फिस्कल बर्डन बढ़ता रहता है। और एमएसपी जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि इससे कोई एसेट क्रिएट होगा फिर गवर्नमेंट को बाद में फायदा मिलेगा। ये एसेट नहीं क्रिएट होता है, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं मिलता है इससे, लेकिन बर्डन बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होता है उसमें एफिशिएंसी नहीं रह पाती है, क्योंकि किसानों को पता होता है कि हम व्हीट और राइस ही उगाएंगे और सरकार व्हीट और राइस ही खरीदती है, तो जो रिसोर्सेज और पल्सेस को उगाने के लिए किया जा सकता था उसका यूज़ हो ही नहीं पाता है। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है इसमें वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मैंने भी बताया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। क्यों नीचे चला गया, क्योंकि पंजाब में किसान जो है बहुत रिच है। अब पंजाब में किसान रिच है, एमएसपी का फायदा भी पंजाब का किसान ही उठा रहा है। अब वो राइस और व्हीट उगाया जा रहा है, राइस व्हीट वो उगा रहा है, वाटर लेवल उसमें डिप्लीट हो रहा है, क्रॉप रोटेशन हो नहीं रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है। ऊपर से इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एमएसपी सरकार राइस और व्हीट पे ज़्यादा प्रोक्योर करती है, तो ऐसे किसान भी एमएसपी उगाने लगे हैं जहां उनको राइस और व्हीट उगाना ही नहीं चाहिए था, वो किसान भी अब राइस व्हीट उगा रहे हैं। जैसे विदर्भ है, सौराष्ट्र है, ये सब रेनफेड एरिया है, मतलब पानी यहाँ बहुत कम बरसता है। एमएसपी के लालच में यहाँ के किसान अब राइस और व्हीट उगा रहे हैं कि सरकार खरीद तो लेगी कम से कम। राजस्थान का किसान, जहाँ पानी की इतनी कमी है, राजस्थान का किसान गन्ना उगा रहा है, उसको लगता है कि सरकार खरीद लेगी। तो एमएसपी जो है ये ज़रूरी भी है, बट इसमें सुधार की भी ज़रूरत है कि एमएसपी का रेशनलाइजेशन किया जाए। एमएसपी से सरकार और फसलों का भी प्रोक्योरमेंट करे, खरीदे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर इंसेंटिव क्रॉप खरीद रही है, राइस और व्हीट खरीद रही है, बाकी क्रॉप्स खरीद ही नहीं रही है, तो समस्या ज़्यादा आएगी। तो एमएसपी का रेशनलाइजेशन और एमएसपी के थ्रू और क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट या खरीदारी बहुत ज़रूरी है अगर इसको सस्टेनेबल बनाना है तो। और साथ में गवर्नमेंट को धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको कम करना चाहिए। थैंक यू।